किसी भी देश की जो असली पहचान और ताकत होती है ना, वो होती है उसकी संप्रभुत्व। मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। पर सोचिए, क्या हो अगर ये बुनियाद ही हिलने लगे? आज हम इसी शक्तिशाली विचार और 21वीं सदी में इसके सामने खड़ी चुनौतियों को समझने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा है और बहुत बड़ा भी। क्या आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश सच में आज़ाद या संप्रभु होने का दावा कर सकता है? या फिर ग्लोबलाइजेशन ने इस आइडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संप्रभुता या सॉवरेनिटी है क्या चीज। चलिए इसकी परिभाषा को एकदम सिंपल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। और हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। इन्हीं में संप्रभुता को डिफाइन किया गया है और साथ ही वो सवाल भी उठाया गया है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो देखते हैं कि ये नोट्स हमें क्या बताते हैं। आसान शब्दों में कहें तो संप्रभुता का मतलब है बॉस कौन है। ये किसी देश का वो अधिकार है जिससे वो अपने घर के मामलों पर और दुनिया के साथ अपने रिश्तों पर बिना किसी बाहरी दखल के खुद फैसले ले सके। यही पावर का असली सेंटर है। लेकिन ये जो पावर है ना, ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। हमारे सोर्स के मुताबिक संप्रभुता को ठीक से समझने के लिए हमें इसके दो अलग अलग दायरों को देखना होगा। एक देश की सीमाओं के अंदर और दूसरा दुनिया के मंच पर। तो ये हैं वो दो पहलू, आंतरिक यानी देश के भीतर के फैसले और बाह्य यानी दुनिया के साथ रिश्ते। एक सच्चे संप्रभु राष्ट्र को इन दोनों ही मैदानों पर खेलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं देश के अंदर की। आंतरिक संप्रभुता का सीधा सा मतलब है अपने घर पर अपना राज। मतलब देश खुद तय करेगा कि उसके कानून कैसे होंगे, टैक्स कितना लगेगा, उसकी सोशल पॉलिसी क्या होगी और सरकार कौन चलाएगा। ये वो फैसले हैं जिन पर किसी और का कोई हक नहीं होता। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, बाह्य संप्रभुता। इसका मतलब है दुनिया में अपनी जगह बनाना। देश खुद तय करेगा कि उसे किन देशों से दोस्ती करनी है, किन के साथ व्यापार करना है और कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करनी है। ये दुनिया के सामने अपनी आवाज रखने की आज़ादी है। ठीक है, तो अब हम संप्रभुता का मतलब समझ गए हैं, अंदरूनी और बाहरी मामलों में पूरी आज़ादी। लेकिन 21वीं सदी में एक नई ताकत इस आज़ादी को चैलेंज कर रही है और वो है ग्लोबलाइजेशन। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। इसे एक तराजू की तरह सोचकर देखिए। एक पलड़े पर है संप्रभुता का किताबी आदर्श, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र एक राष्ट्र, और दूसरे पलड़े पर है ग्लोबलाइजेशन की हकीकत, जो देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाती है। आज यही तराजू संतुलन खोजने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और यही वो सवाल है जो हमारे सोर्स के बिल्कुल सेंटर में है और आज हर देश के लिए रेलेवेंट है। क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक देश की पूरी तरह से संप्रभु होने का आइडिया ही पुराना पड़ चुका है? क्या ये सिर्फ एक किताबी बात बनकर रह गया है? और यहाँ कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा सोर्स इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब नहीं देता, बल्कि इसे एक खुली बहस के तौर पर हमारे सामने रख देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी तकनीक और हमारी समस्याएं तक ग्लोबल हो चुकी हैं, तो ऐसे में किसी एक देश के लिए स्वतंत्र होने के सही मायने क्या हैं? क्या संप्रभुता का मतलब बदल रहा है? इसका भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे। आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से आजाद हो सकता है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण ने देशों की अपनी आजादी, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, उसे बदल दिया है? चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या वैश्वीकरण की वजह से देश अब अपने मालिक नहीं रहे? क्या उनकी अपने फैसले खुद लेने की ताकत खत्म हो गई है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, ये हवा में नहीं है। इसका आधार एक विश्लेषण है जो इसी सवाल से जूझता है कि वैश्वीकरण और एक देश की आज़ादी के बीच आखिर रिश्ता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये विश्लेषण हमें क्या बताता है। सबसे पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं, वो तर्क जो कहता है कि हाँ, वैश्वीकरण सच में देशों की संप्रभुता को, उनकी ताकत को कमजोर कर रहा है। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है?
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी देश का अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने का सबसे बड़ा अधिकार, बिना किसी और के दबाव के, मतलब अपने घर का मालिक खुद होना। तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके सामने देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, या फिर आतंकवाद जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है, या फिर परमाणु हथियारों का खतरा। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। और यहीं से संप्रभुता पर पहला सवाल खड़ा होता है। जब कोई देश इन बड़ी समस्याओं से अकेले लड़ ही नहीं सकता, तो उसे मजबूरन दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और जब आप मिलकर काम करते हैं तो जाहिर है कुछ फैसले साथ में लेने पड़ते हैं। इससे पूरी तरह से आजाद होकर फैसला करने की ताकत थोड़ी तो कम होती ही है। अब आती है दूसरी बड़ी चुनौती। ये आती है दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर संस्थाओं की तरफ से। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक की। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं। और इनका असर बिल्कुल सीधा होता है। ये संस्थाएं अपने सदस्य देशों को ये तक बता सकती हैं कि उन्हें अपनी आर्थिक नीतियां कैसे बनानी चाहिए। वे नियम तय करती हैं, शर्तें रखती हैं, और बस अचानक एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपनी मर्जी से चलाने की आज़ादी कहीं ना कहीं खो देता है। तो इन सब बातों को सुनकर तो यही लगता है ना कि आज के ज़माने में ये जो संप्रभुता की बात है, ये सिर्फ एक दिखावा रह गई है, एक भ्रम है। लेकिन क्या कहानी में कोई और पहलू भी है? लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो तर्क जो कहता है कि रुकिए, संप्रभुता खत्म नहीं हुई है, बल्कि इन सारे वैश्विक दबावों के बावजूद ये आज भी बहुत मायने रखती है। इस पूरे तर्क की जो बुनियाद है वो एक ही शब्द पर टिकी है, एक बहुत ही ताकतवर शब्द, चुनाव, यानी अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार। और यहाँ पर स्रोत हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। कोई भी देश इन बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होता, वो स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से शामिल होता है, और ठीक उसी तरह वो जब चाहे स्वेच्छा से इनसे बाहर भी निकल सकता है। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो जब कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर साइन करता है या किसी संस्था का सदस्य बनता है, तो वो अपनी संप्रभुता खो नहीं रहा। असल में वो अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करके ये फैसला ले रहा है। ये उसकी अपनी मर्जी का एक सोचा समझा फैसला है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कुछ वैश्विक मुद्दों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में, चाहे वो देश के अंदर कानून बनाना हो या अपनी नीतियां तय करनी हो, भारत जैसे देश आज भी स्वतंत्र फैसले लेने की अपनी बुनियादी ताकत रखते हैं। तो अब हम कहाँ पहुंचे? हमने एक तरफ देखा कि कैसे वैश्वीकरण संप्रभुता पर एक तरह से हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ ये तर्क सुना कि संप्रभुता अभी भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी है। तो फिर सच क्या है? तो ये है पूरी बहस एक नज़र में। एक तरफ ये दलील कि वैश्विक मुद्दे और बड़ी बड़ी संस्थाएं देशों की आज़ादी को कमज़ोर कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये जोरदार जवाब कि शामिल होने या ना होने का चुनाव करना ही तो असली संप्रभुता है। तो शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। वैश्वीकरण शायद संप्रभुता को खत्म नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, वो इसका मतलब जरूर बदल रहा है। आज एक आज़ाद देश होने का मतलब वो नहीं है जो शायद 50 साल पहले था। दुनिया बदल गई है, और इसके साथ ही संप्रभुता की परिभाषा भी बदल रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया एक दूसरे से और भी ज़्यादा जुड़ती जाएगी, एक देश की आज़ादी का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्कार। समाजवाद ये एक ऐसा शब्द है जो हम राजनीति में, बहसों में हर जगह सुनते हैं, पर क्या हम सब इसका असली मतलब समझते हैं? आज हम इसी बड़े और उलझे हुए विषय को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और वो भी सीधे इसके सोर्स से। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं, आखिर ये समाजवाद है क्या? इसके पीछे की सोच क्या है? कौन से सिद्धांत हैं? आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और इसे जड़ से समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी विचारधारा को समझने के लिए ना उसकी नींव को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है।
तो सबसे पहले हम समाजवाद के उन बेसिक आइडियाज को देखेंगे जो दुनिया भर में इसके आधार माने जाते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो समाजवाद एक ऐसे सिस्टम की बात करता है जहां देश के संसाधन जैसे कि फैक्ट्रियां, जमीन, खदानें, ये सब किसी एक इंसान की मिल्कियत ना होकर पूरे समाज की हों। और इसका मकसद है शोषण को खत्म करना और हर किसी का, खास तौर पर काम करने वाले यानी मजदूर वर्ग का भला करना। बस यही है इसका मूल विचार। तो ये पूरी विचारधारा किन चीजों पर टिकी है? इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, संपत्ति का समाजीकरण, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह समाज का अधिकार हो। दूसरा है समानता में विश्वास। तीसरा, मजदूरों और जो भी वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण को सबसे ऊपर रखना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है हर तरह के शोषण का खात्मा। अच्छा, अब यहाँ से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। मंजिल तो एक जैसी लग सकती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ना, वो बहुत अलग-अलग हैं। और यहीं से समाजवाद की 2 बड़ी शाखाएं निकलती हैं। और इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मार्क्सवाद या साम्यवाद, जो कहता है कि बदलाव लाने के लिए वर्ग संघर्ष करना होगा, क्रांति करनी होगी और जरूरत पड़े तो हिंसा का रास्ता भी अपनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये कहता है कि नहीं, बदलाव धीरे धीरे आएगा, चुनाव के जरिए, कानून बनाकर और सही आर्थिक प्लानिंग के साथ। एक रास्ता रेवोल्यूशनरी है तो दूसरा एवोल्यूशनरी। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है? इतने सारे विचारों में से भारत ने कौन सा रास्ता चुना? क्या हमारा समाजवाद मार्क्स वाला है या लोकतांत्रिक वाला, या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग है? इस मामले में हमारा सोर्स बिल्कुल साफ साफ कहता है, भारत ने क्रांति और हिंसा वाले रास्ते को पूरी तरह से नकार दिया। तो एक बात तो तय है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के काफी करीब है, मतलब चुनाव और कानून के रास्ते पर चलने वाला। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये हूबहू वैसा भी नहीं है। माना जाता है कि भारतीय समाजवाद का अपना एक अलग, एक यूनिक कैरेक्टर है, जिसे भारत की ज़रूरतों और हालातों के हिसाब से बनाया गया है। और ये सारी गहरी बातें हमें कहाँ से पता चल रही हैं? इस एक हाथ से लिखे हुए स्टडी नोट से। है ना कमाल की बात कि कैसे एक सादा सा दिखने वाला दस्तावेज इतने बड़े और मुश्किल विषय पर इतनी रोशनी डाल सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय समाजवाद की परिभाषा हमारे नेताओं ने दी होगी या संसद में बनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कहानी तो कहीं और ही लिखी गई। ये सच में एक चौंकाने वाली बात है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा तो गया, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस शब्द का मतलब क्या होगा। तो फिर ये परिभाषा आई कहाँ से? तो हुआ ये कि कई दशकों तक ये शब्द बिना किसी आधिकारिक परिभाषा के ही रहा। फिर साल आया 1982 और एक केस आया DS नकारा बनाम भारत सरकार। इस केस में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और एक स्पष्टता दी। तो सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि भारत में समाजवाद का मतलब क्या होगा, ये हमारी संसद ने नहीं, बल्कि हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। ये हमारे देश की शासन व्यवस्था के बारे में एक बहुत ही खास बात बताता है। और यहीं पर मैं इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। अगर किसी देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विचारधारा को नेता नहीं बल्कि जज परिभाषित करें, तो इसका हमारे लोकतंत्र और शक्तियों के बंटवारे के लिए क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम भारत के दिल से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो पहेली ये है कि अगर हमारा संविधान समाजवादी है तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पूंजीवादी क्यों नजर आती है? ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? कि भाई जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में ही समाजवादी शब्द लिखा हो, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी ज्यादा कैपिटलिस्ट कैसे हो सकती हैं? ये सच में एक पजल जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस पड़ताल के लिए हमारा आधार हैं ये हैंड रिटन नोट्स। हमें इस सवाल का जवाब इन्हीं में मिला, तो आइए इन्हीं नोट्स के जरिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब हम भारतीय संविधान के संदर्भ में समाजवाद शब्द सुनते हैं तो उसका असल मतलब क्या है?
यकीन मानिए, ये शायद वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है कि भारतीय समाजवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने की बात ही नहीं करता। इसका असली मकसद है ऐसी सरकारी नीतियां बनाना जो समाज में बराबरी लाएं, मतलब एगैलिटेरियन पॉलिसीज। ये सरकार की एक जिम्मेदारी तय करता है। तो ठीक है, अगर नीतियां बनानी हैं तो उनका कोई मकसद भी तो होगा, कोई लक्ष्य। बिल्कुल है, और हमारे सोर्स नोट्स के मुताबिक भारतीय समाजवाद के 4 एकदम साफ साफ उद्देश्य हैं। ये एक तरह से इसका मिशन स्टेटमेंट है। और ये लक्ष्य क्या है? बहुत सीधे और स्पष्ट। पहला, लोगों की आमदनी में जो भारी अंतर है उसे कम करना। दूसरा, रहन सहन के स्तर में बराबरी लाना। तीसरा, मजदूरों और जो वंचित वर्ग हैं उनकी भलाई सुनिश्चित करना। और चौथा, समाज से हर तरह के शोषण को जड़ से खत्म करना। असल में यही भारतीय समाजवाद का मूल सार है। अब आते हैं इस पॉइंट पर जो भारतीय मॉडल को दुनिया भर के दूसरे समाजवादी मॉडलों से एकदम अलग खड़ा कर देता है, और यही दिखाता है कि भारत का रास्ता कितना अनोखा और कितना प्रैक्टिकल रहा है। देखिए, जहां पश्चिम में समाजवाद का मतलब अक्सर ये होता है कि हर चीज पर सरकार का कंट्रोल हो, नेशनलाइजेशन हो जाए, वहीं भारतीय मॉडल कहता है नहीं, यहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब हमारा समाजवाद पूंजीवाद का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर एक वेलफेयर स्टेट बनाने का एक जरिया है। लेकिन समय के साथ, और खास तौर पर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, जब प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जो आज तक चल रही है। और वो पूरी बहस इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है: निजीकरण के इस दौर में क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इरेलेवेंट हो गया है, और क्या इसे हटा देना चाहिए? यही है इस पूरी बहस का केंद्र। तो इस बहस में एक पक्ष है जो कहता है कि हाँ, ये शब्द अब अप्रासंगिक है। उनका तर्क है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बाजार और निजीकरण पर चल रही है, तो संविधान में समाजवादी शब्द रखना सिर्फ एक दिखावा है। ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। लेकिन फिर आता है दूसरा पक्ष। उनका कहना है कि नहीं, ये शब्द आज भी बहुत जरूरी हैं। उनका तर्क है कि ये शब्द सरकार को लगातार उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह है जो कहता है कि लक्ष्य कुछ लोगों का फायदा नहीं, बल्कि सबका कल्याण होना चाहिए। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं कि हमने क्या समझा। भारतीय समाजवाद एक यूनिक फिलॉसफी है। इसका मकसद सरकारी कब्जा नहीं, बल्कि बराबरी और लोगों का वेलफेयर है। और ये एक मिक्स इकोनॉमी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है: किसी देश के संविधान का असली काम क्या होना चाहिए? क्या उसे एक आदर्श की तरह देश की नीतियों को दिशा देनी चाहिए, या फिर उसी बस देश की मौजूदा आर्थिक सच्चाई को आईने की तरह दिखाना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।